हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान ओलंपियाड के आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज इस सीरीज में हम लोग क्लास 9th का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का, उसका हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला जो पेपर आता था 1 घंटे का आता था, अब यही पेपर जो है 2 आवर्स का आएगा। पहले 50 क्वेश्चंस थे, अब आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शंस लगभग वही हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। यहाँ नाम आ जाएगा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है OMR शीट की। OMR शीट आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि OMR शीट पे जो आप आंसर्स देंगे वो उसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। तो ये सारी एंट्रीज आपको फिल करनी है बहुत सावधानी से, ताकि इसमें मिस्टेक ना हो, आपकी कॉपी चेक होने में दिक्कत। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 50 हैं, तो इसमें आपको जो मार्कशीट मिलेगी 100 क्वेश्चंस की मिलेगी। जो ऑप्शन सही है उसी में आपको पूरा फुल गोला जैसे ये दिया गया है ऐसा करना है। ये अब नहीं चलेगा जैसे क्रॉस, डॉट या आधा गोला कर दिया या टिक कर दिया, ये अलाउड नहीं होता है। पूरा गोला, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन का मान लीजिए सी पार्ट है, तो इस तरीके से पूरा गोला आपको उसमें काला करना है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आए थे 2019। आज इस वीडियो में हम मैथ और साइंस पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, बाद के वीडियोस में हम अन्य पार्ट्स को शामिल करेंगे। तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और आपके लिए ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे प्रिपरेशन से संबंधित, और अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड या अन्य ओलंपियाड एग्जाम्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नहीं है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है, यदि वो 2 और 5 के अलावा किसी अन्य प्राइम नंबर्स होती हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो इसमें 5/12 जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट्स विल द पॉइंट -4 -2 लाई। जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं x, -x, y और -y, तो ये पॉजिटिव एक्सिस होती, ये पॉजिटिव एक्सिस होती, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। इधर आप देखेंगे तो x निगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस हो गया। यहाँ इस थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। यहाँ x पॉजिटिव होता है, y माइनस होता है। तो दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में पाते जाते हैं, दोनों क्वाड्रेंट निगेटिव जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में। तो ये जो पॉइंट्स हैं -4, -2, ये लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, देखिए जो क्वाड्रेंट्स हैं इसमें जो एक्स एक्सिस पे होता है तो y का मान 0 होता है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y = 0।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टू एंगल्स 55/3a and 115 - 2a are supplement of each other only when a is, a की वैल्यू हमको निकालनी है। दो एंगल कह रहे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देखते हैं कैसे इसको, 55 प्लस 3a प्लस 115 - 2a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ देखेंगे 3a माइनस 2a ए बचा, और इन दोनों का हम सम कर लेंगे। 550 180 माइनस 550 और 5167 170, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा, 10 आ रहा। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया गया है, उसमें एक्स की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कौन सा फिगर है। यहाँ पे हमको एक फिगर इस तरीके से दिया गया है। देखिए ये दिखने में तो ट्रायंगल जैसा लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल वो कहलाता है कि जिसका जो है एक एंगल 180 से ज़्यादा हो। ये एंगल आप देख रहे हैं 180 से ज़्यादा है, या इसकी जो एक साइड है इसकी दूसरी साइड को देखो ऐसे जा कर के कट कर रही है। तो इस तरीके का ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हमारा कहलाता है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द एंगल्स, जितने भी एंगल्स हैं उसमें चारों, उनका सम 360 होगा। तो यहाँ पे भी हमारे 1 2 3 और 4, तो इन चारों का सम 360 होगा। तो पहले जो गिवन है उनको हम ऐड कर लेते हैं। 5 3 8, तो ये आ गया 8, 4 3 7 2 9, यानी ये 98 आ गया। अब हमको ये डी वाला एंगल चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल 360 होता है, तो 360 माइनस 98, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, और यहाँ बचा है 5 9 6 15, और यहाँ बचा 2 262, यानी ये वाला कितना आ गया 262। अब हमसे पूछा गया है बाहर वाला, तो ये पूरा सर्किल तो 360 ये भी है, तो 262 को हम 360 से माइनस कर देंगे, यानी कि वही फिर से आ जाएगा हमारा 98। तो जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, वो क्या कहलाए, वो कितना होगा, वो 98 डिग्री होगा इस केस में। तो क्वेश्चन आंसर वी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक्स एक्स और एक्स। कह रहा है कि इसका फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है, और हमको क्या दे दिया गया, एरिया। अच्छा, एरिया क्या होता है किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है। अब ये हमको गिवन है 81√3, तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 81 इंटू 4। अब 4 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 2, यानी कि 18। अब इसका हमको निकालना है, यानी कि साइड कितनी आ गई, 18 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब 3 साइड्स हैं, 3x, तो 18 3 जा, यानी p निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 54। तो करेक्ट आंसर इज ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 357 एंड its perimeter is 300, its perimeter is 300, find the area of the triangle।
उसके साइड्स का रेशियो दिया गया है, तो उन साइड्स को हम 3x 5x 7x ले लेंगे, यानी कि 3x 7x और 5x तीनों को जोड़ लेंगे तो ये पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। पेरीमीटर हमारा कितना है, 300 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 3 10 10 5 15, यानी कि 300 अपॉन कितना हो गया, 15, 15 2 जा 30, यानी x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 20, x 20 आ गया। अब हमसे कह रहा है इसका एरिया निकालो। देखिए यहाँ पे हमको नहीं पता कौन सा ट्रिंगल, स्केलिन ट्रिंगल, क्योंकि साइड से यदि आप निकालेंगे इससे मल्टीप्लाई करके तो साइड्स हमारी कितनी आ जाएंगी, 60 आ जाएगी, एक हमारी आ जाएगी 140, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन में जो वैल्यूज हैं x की पुट कर देंगे, 23 जा 60, 27 जा 140 और 25 जा 100, तो ये तीन साइड्स आ गए। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम कैसे निकालें, तो इसमें लगेगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के लिए हमको यस की ज़रूरत पड़ेगी। यस क्या होता है, यदि इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो हीरोन्स फार्मूला में पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए बी सी अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 60 40 200 300, इनका एडिशन जो है 300 है, तो 300 अपॉन 2 यानी कि ये आ गया हमारा 150। तो अब हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे। हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या कहलाता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी। एस हमारा कितना निकला था, एस हमारा आया था 150, सेमी पेरीमीटर यानी 300 दिया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा 150, ए मतलब हमारा निकला था 60 यानी कि ये हो जाएगा 90 प्लस 140 यानी 10 सॉरी इंटू, और 60 140 और 100 मतलब 50, तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना। तो स्क्वायर रूट में देखेंगे तो 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ गए। अब इसके बाद देखना है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 इंटू 3 हो जाएगा, यानी इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5, तो एक 5 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा, 5 3 जा 15 बाहर आ जाएगा, अंदर ये वाला 3 बच जाएगा, यानी 1500 रूट 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका एरिया 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन वी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर है रेशनल। पहले तो ये समझना है कि रेशनल क्या होता है। रेशनल हम कहते हैं उस नंबर को जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो हमारी नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन्हीं को भी रेशनल हम लिख सकते हैं। जैसे ये 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 196 है। 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.4 इंटू 1.4, यानी इसका जो है आ जाएगा 1.4 स्क्वायर रूट। तो ये हटाएंगे तो 14/10 यानी कि 14/10 यानी पी अपन क्यू फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। और सिंपली भी कर सकते हो, 7/5 लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है ये, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर 1 है और इसका भी रूट है, इसका भी हाफ पावर करोगे तो 1, यानी कि इसका जो वो होगा डिग्री इसका 1 होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 12 14 18 x प्लस 2 x प्लस 4 30 32 35 41 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं और इनका मीडियन जो है वो कितना है 24। तो कह रहा है x की वैल्यू निकालो। तो देखिए मीडियन
निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10 है। 10 मतलब क्या हो गया, इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला अलग लगता है, ऑड के लिए अलग लगता है। इवन के लिए क्या लगता है, n अपॉन टूथ टर्म, यानी n अपॉन टूथ प्लस 1। तो n अपॉन 2 करोगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा, फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म हो गया। प्लस n प्लस अपॉन 2 प्लस 1 यानी सिक्स्थ टर्म, और इनका एवरेज ले लिया जाता है। तो फिफ्थ टर्म हमारा कौन सा पड़ेगा, x प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस 2 प्लस अगला है x प्लस 4 अपॉन इनका एवरेज 2, और ये मीडियन दिया कितना गया है, 24 दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं, x 2x 4 2 6 यानी 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी 48। तो हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 48 माइनस 6। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 42 अपॉन 2 यानी कि 21। तो x की वैल्यू यहाँ इस प्रकार से हमने कितनी निकाल ली, 21। द करेक्ट आंसर इज 21। तो इस प्रकार ये जो मैथ का सेक्शन था ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब साइंस का सेक्शन देखते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन सी साइंस, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर करेक्ट। जो अपने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है देखा, उसमें कह रहा कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। कह रहा एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, यानी बिना पास हुए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। नेक्स्ट इन्होंने चले गए, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज द इंटायर स्पेस। तो कह रहा है इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में है, नहीं, ये गलत। फिर कह रहा एज वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल्स उसमें डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत कम स्पेस है, खाली, वेरी लिटिल स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, बहुत कम खाली है, नहीं, ये भी गलत है। एज ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, बहुत कम पार्टिकल्स 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुए हैं। द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो ये वाला सही है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा था इस तरीके से ज़्यादातर सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्टेड हो गए थे, और बहुत कम, लगभग 12,000 में से 1 वापस आया था। तो वो जो है बहुत कम जगह में सेंट्रलाइज्ड है जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज और होल मास है। तो इसका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है। तो जो इन्होंने नीचे ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, इसमें थर्ड ओनली, डी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या हमने की है, डबल कर दी। पहले v था, अब उसकी वेलोसिटी हो गई 2v। तो कह रहा है उसकी इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक्चुअली में इनर्शिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास के, क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन में अपनी जो पोजीशन है इसकी, अपनी पूर्व अवस्था को बदलने में विरोध करता है, रेजिस्टेंट टू चेंज हिज पोजीशन। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मास पे, इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब वेलोसिटी से लेना देना ही नहीं है, तो वेलोसिटी डबल की जाए या ट्रिपल की जाए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इनर्शिया पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी डबल होने से, यानी आंसर इसका सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा ऑल नोबेल गैसेज आर, सारी जो नोबेल गैसेज हैं जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, कह रहा ये इनके बारे में
कह रहा जो हैं हमारी इनर्ट गैसेज या जो नोबल गैसेज हैं उनके बारे में जो कुछ यहाँ इन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कह रहा कौन सा सही है। तो नोबल गैसेज का जो है कह रहा मोनोटॉमिक डाई ट्राई एनवी, मोनोटॉमिक क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ये मोनोटॉमिक, इनकी एटॉमिसिटी जो होती है वो 1 होती है, यानी कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, इसलिए ये मोनोटॉमिक है, यानी एक ही एटम इनका रहता है। कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 0, 273, 104, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर भी है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए टिश्यू हुज सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग, जहाँ पर ग्रोथ होती रहती है, यानी ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स डिवाइडिंग और रीडिवाइडिंग होती रहती है, वो क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स या मेरिस्टेमेटिक। ऐसे टिश्यूज हमारे कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल्स को जनरेट करते रहते हैं, तो इनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या हिंदी में इनको हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन प्लांट किंगडम इज प्रोड्यूसेस फ्लावर्स? एंजियोस्पर्म, फंजाई, मोसेस, फर्न्स। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लांट किंगडम के सब ग्रुप्स हैं, इनमें से कौन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे कहलाते हैं एंजियोस्पर्म्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर है 24, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स अवर लंग्स? लंग्स को कौन अफेक्ट करता है? देखिए एड्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है, इम्यूनिटी को वीक कर देता है। रेबीज भी हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, पोलियो भी नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, बहुत पॉपुलर वर्ड है, ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। हालांकि कई तरीके की अलग अलग टीबी रहती है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन है वो लंग्स से ही जोड़ करके इसको देखा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर है 28, कह रहा द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक्स इन द वाटर, दिस इज ड्यू टू, यानी कॉर्क जो है वो तैर रही है और नेल जो है वो सिंक कर जाती है, कॉर्क हमारा तैर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए तैरने के 2 चीज़ें हैं, या तो डेंसिटी से हम उसको देखेंगे या उसके वॉल्यूम से उसको देखेंगे। तो यहाँ पे डेंसिटी का इन्होंने जिक्र किया है, तो डेंसिटी, कोई भी चीज़ कब डूब जाएगी? जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। और कौन तैरेगी? जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज मोर देन नेल, नहीं। डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर देन कॉर्क, नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ ये सही बात है कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए वो जो है तैर रहा है, और नेल की डेंसिटी लेस, नहीं, ये भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है वियॉन्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय डिफरेंट फ्लूइड्स ऑन ए गिवन बॉडी। वियॉन्ड फोर्स जो लगाया जाता है किसी भी फ्लूइड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो डिपेंड करता है उस फ्लूइड की डेंसिटी पे, यानी कि उसकी डेंसिटी कितनी है। अब अलग अलग लिक्विड्स हैं तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी, जब डेंसिटी अलग अलग होगी तो बुऑयंट फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो फोर्स भी अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, यानी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट, यदि हम ऊपर से फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि विल मूव अपवर्ड विद एक्सीलरेटेड मोशन, ऊपर को जाएगा? नहीं भाई। विल मूव डाउनवर्ड विद एक्सीलरेटेड मोशन, बिल्कुल सही है। नीचे की तरफ जाएंगे, कोई वस्तु गिराई जाती है तो वो जी एक्सीलरेशन के साथ नीचे गिरती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंटिन्यूस पे ग्रेविटी काम करती रहती है, फोर्स लगता रहता है, तो उसकी जो है
स्पीड बढ़ती जाती है और इसलिए वो कैसी होती है, एक्सीलरेटेड मोशन होती है। तो विल मूव डाउनवर्ड विद एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपने साइंस के सारे क्वेश्चंस जो है ट्राई कर लिए हैं और जो रेस्ट पार्ट है उनको मैं बाद में कवर करूँगा। पहले साइंस और मैथ ही मैं सभी में कवर कर रहा हूँ। कई बच्चे कह रहे थे रीजनिंग इंग्लिश और के लिए भी, तो उनको मैं बाद में कवर कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़े रहें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ इसका मिल सके। और यदि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि हमसे मिस हो गया या गलत हो गया है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसको देख सकूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि एज़ मच एज़ पॉसिबल करेक्ट एक्सप्लेनेशंस आपको दूँ और करेक्ट आंसर आपको दूँ हर क्वेश्चन में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे पहले 6th 7th या 3rd 4th 5th में छोटी क्लासेस थी तो एक बार में पूरा कवर हो जाता था। तो बड़ी क्लास में उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा रहता है। आंसर तो सिर्फ़ बताए जा सकते हैं, टिक लगा दें अभी आंसर ये सही, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं जब तक आप समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को कि वो कैसे आ रहा आंसर है। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी। एक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो आप 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप 20 क्वेश्चन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। तो ऑलवेज़ वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो साइंस और मैथ का सेक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।